हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। ये क्लास 11th का टर्म 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसकी 7 वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आज 8th एंड लास्ट फाइनल वीडियो आपके लिए आज लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको टॉपिक कराएंगे 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ड्रॉर ने एक से ज़्यादा बिल ड्रॉ कर दिए एक्सेप्टर के ऊपर। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी को कैसे ट्रीट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। उसके अलावा रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी कि एक्सेप्टर ने रिक्वेस्ट की ड्रॉर से कि आप मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दीजिए डिसऑनर के बाद। और उसके अलावा आपको इसमें एकोमोडेशन बिल के बारे में भी हम आपको बताएंगे और फिर चैप्टर फिनिश्ड। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रिन्यूअल ऑफ बिल कराएंगे, जो कि हम करा रहे हैं आपको। और इसके अलावा बोला था कि इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर भी कराएंगे, लेकिन इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर फिलहाल आपके टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको अभी नहीं ले रहे हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम आपकी इसी क्वेश्चन से खत्म हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है कि ए ने गुड्स बेची बी को 30,000 रुपये की 12 अप्रैल 2021 को, और CGST 6%, GST SGST 6% चार्ज किया। बी ने 3600 कैश दे दी और बाकी के लिए 3 बिल 12,000, 10,000, 8,000 के लिए 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने रिस्पेक्टिवली एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि पहला बिल 1 महीना, दूसरा 2 महीना, तीसरा 3 महीने का। ए ने पहला बिल अपने पास रखा, दूसरे बिल को डिस्काउंट करवा लिया 3% के रेट से, और तीसरा बिल एंडोर्स करते हुए सी को इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8100। बी ने पहले और दूसरे बिल का पेमेंट कर दिया, तीसरे बिल का पेमेंट नहीं कर पाया, बिल डिसऑनर हो गया, और सी को नोटिंग चार्जेस देनी पड़ी 500 रुपीज। ए ने क्लियर कर दिया अकाउंट सी का, और बाद में बी ने रिक्वेस्ट किया ए से कि आप मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दीजिए 3 मंथ का। ए ने इस बात को एक्सेप्ट किया और नया बिल लिख दिया। ड्यू डेट पर बी ने नए बिल का पेमेंट कर दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट तक हम पढ़ेंगे, एक एक डॉट तक जहां जहां पर स्टॉप है, और उसको करते चले जाएंगे। देखिए ए ने गुड्स बेची बी को 30,000 रुपये की 12 अप्रैल 2021 में, और CGST 6%, SGST 6% चार्ज किया। तो पहले तो इतनी एंट्री कर लेते हैं, 2021 अप्रैल 12 क्या एंट्री करेगा ये, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए CGST है और SGST, यानी कि GST के 2 पार्ट है, ये दोनों आपको चार्ज करने हैं। तो सेल के साथ आउटपुट लगती है, आउटपुट CGST SGST। तो यहाँ लिखेंगे हम टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। देखिए एग्जाम में आप ये इस तरह से शॉर्ट मत लिखना, आपको पूरा लिखना होगा आउटपुट। अब देखिए सेल थी 30,000 रुपीज़ की, 6% CGST, तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, टोटल 33,600 की बी के ऊपर लाइबिलिटी अराइज होगी। अब 2021 अप्रैल 12 इसने परचेज किया है, तो ये करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। यहां लगेगी इनपुट CGST और SGST। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू ए। 30,000 की परचेज है, 1800 CGST, 1800 SGST, 33,600 टोटल अमाउंट बन गया। अब क्या हुआ कि बी ने लिखा है कि बी पे 3600 इन कैश एंड एक्सेप्ट 3 बिल ड्रॉन बाई ए। तो अब आप अप्रैल 12 में ही आइए और यहां लिखिए आप बैंक अकाउंट डेबिट 3600 तो नगद दे दिए। अब बाकी के लिए 3 बिल एक्सेप्ट किए, तो BR अकाउंट, अब इनको मार्क कर लेंगे नंबर 1 लिख करके, नंबर 1 2 3 अलग अलग बिल के नंबर डाल देंगे। BR अकाउंट नंबर 1 डेबिट, BR अकाउंट नंबर 2 डेबिट, BR अकाउंट नंबर 3 डेबिट। ये 3 बिल हो गए। कितने कितने के, पहला बिल 12,000 का, दूसरा 10,000 का, तीसरा 8,000 का, और 2B, ये टोटल हो गया अमाउंट का 33,600। ठीक है, ऐसे ये भी लिखेगा एक्सेप्ट करने के लिए, क्या लिखेगा ये, ए डेबिट टू BP अकाउंट नंबर 1 टू BP अकाउंट नंबर 2 टू BP अकाउंट नंबर 3, और जो पैसा नगद दिया उसके लिए टू बैंक कर दीजिए। 33,600 देना है। 12,000 का एक बिल है,
10 का 1 है, 8 का 1 है और 3600 कैश दे दिए। तो ये बिल ड्रॉ करने और एक्सेप्ट करने की हो गई एंट्री। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। देखिए क्या लिखा है, ए रिटेन्ड फर्स्ट बिल विद हिमसेल्फ, पहला बिल उसने अपने पास ही रखा ए ने, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी एक्स्ट्रा। डिस्काउंटेड द सेकंड फ्रॉम बैंक एट 3%, दूसरा बिल उसने बैंक से डिस्काउंट लिया, डेट बताई नहीं है तो वही डेट मान लेंगे और एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट नंबर 2। सेकेंड बिल डिस्काउंट रहा है, पहला अपने पास रखा, दूसरा डिस्काउंट कर लिया। अब दूसरा बिल है बच्चों कितने का, देखिए 10,000 रुपीज़ का। और रेट ऑफ डिस्काउंटिंग आप देखें पर एनम वर्ड है या नहीं है, तो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो दिया 3%, यहाँ कई पर एनम वर्ड का यूज़ नहीं है इसमें। तो यानी कि आपको चाहे 1 महीना 2 महीना या 1 दिन 2 दिन ही हो, आपको 3% लगाना, कोई इसमें प्रोपोर्शन नहीं लेना। तो बिल की अमाउंट आप 10,000 लिखें, 10,000 का 3% आप 2 जीरो लेस करते हैं 1% आएगा, 100 हो गया, इंटू 3 कर रहे हैं 300, ये डिस्काउंट हो गया, लेस करते हैं 9700 आपका बैंक से पैसा मिल जाएगा आपको। तो ये दूसरा बिल डिस्काउंट हो गया। और क्या लिखा है, एंडोर्स द थर्ड बिल टू सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8100। अच्छा, इस बात की एंट्री ये कुछ नहीं करेगा, ये केवल ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा। अब तीसरा बिल उसने एंडोर्स कर दिया किसको, सी को, तो क्या लिखेगा, सी डेबिट टू BR अकाउंट नंबर 3 और टू डिस्काउंट अकाउंट, थोड़ा इसको फायदा भी होगा इसमें। बिल है 8100 रुपीज़ ने देने हैं इसके, सी के, बिल है 8000 का, तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया, यानी कि सी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 8000 दे दो, 8100 आपके पेमेंट मान लिया जाएंगे। 2021 इसकी एंट्री सी भी करेगा, अप्रैल 12 सी के पास बिल आएगा, तो BR अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसको नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको नंबर से क्या मतलब, इसका तो सीधा बिल आया, क्लीन बिल तो है नहीं। थोड़ा पैसा कम मिला है तो वो जो लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए का अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। 8,100 रुपये है, 8,000 का बिल था, 100 रुपये डिस्काउंट है, ये हो गया। तो ये सिंपल एंट्री अभी तक की, परचेज एंड सेल बिल लिखे गए, उसके बाद एक बिल अपने पास रखा, दूसरा एंडोर्स कराया, दूसरा डिस्काउंट कराया, तीसरा एंडोर्स कर दिया। आगे क्या लिखा है, बी पेड फर्स्ट एंड सेकंड बिल ऑन ड्यू डेट बट फेल टू पे थर्ड एंड इट वाज डिसऑनर्ड। बी ने पहला और दूसरा बिल पेमेंट कर दिया, तीसरा डिसऑनर हो गया। तो पहले बिल की बात करिए, पहला बिल 1 महीने का है, तो 1 महीना अप्रैल 12 से 1 महीने बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद आती है मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई आएगी, मई 12 और 3 15, तो क्या लिख देगा ये, मई 15 क्या एंट्री करेगा, इसने पहला बिल अपने ही पास रखा हुआ है तो उसका पैसा मिल जाएगा इसे, तो ये कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट नंबर 1। ये इसको 12,000 का जो बिल था उसका पेमेंट मिल गया। ये भी करेगा ड्यू डेट पे पेमेंट की मई 15, क्या करेगा ये, BP वापस आएगा, BP अकाउंट नंबर 1 डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पर ये कर देगा 12,000, पहला बिल 12,000 का था, तो पहले बिल का पेमेंट हो गया, ठीक है। अब सेकंड बिल भी पेमेंट कर दिया, सेकंड बिल 2 महीने का है, तो सेकंड बिल ए के पास तो है नहीं, ए ने सेकंड बिल डिस्काउंट करा लिया, तो ए इसकी एंट्री नहीं करेगा, इसकी एंट्री बैंक करेगा और ये करेगा, तो यहां करनी पड़ेगी एंट्री। तो ड्यू डेट निकाल लीजिए, अब अप्रैल 12 में लिखा है ना, अप्रैल का मई जून, तो जून 15, 3 दिन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ये क्या करेगा, BP अकाउंट नंबर 2 डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ड्यू डेट पर बैंक को 10,000 रुपये वाला बिल जो है उसका पेमेंट कर देगा। 2 बिल का पेमेंट हो गया। अब बात आई तीसरे बिल की, जो कि 3 महीने बाद का है, तो वो बिल जो है डिसऑनर हो गया, ठीक है, और सी को नोटिंग चार्जेस देना पड़ गया 500 रुपीज़। तो पहले उस बिल की ड्यू डेट निकालिए आप, अप्रैल 12 से मई जून जुलाई, जुलाई 12 और 3 15, तो यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, जुलाई 15। अब देखिए बिल हो गया डिसऑनर, तो ये क्या एंट्री करेगा, देखिए रूल वही है जो पहले आपको बताया था, डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर।
तो डिसऑनर का रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? ए है, इसने बिल ए से लिया तो ये करेगा ए डेबिट। क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल, जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट करिए। तो बिल इसके ही पास है, लेकिन जब बिल अपने पास होता है तो आप क्रेडिट होल्डर यानी कि अपने आप को तो नहीं कर सकते क्रेडिट, आपको करना पड़ेगा टू बी आर। अच्छा, अब इसने नोटिंग चार्जेस भी इसी ने पे की है, तो ये क्या लिखेगा उसके लिए? टू बैंक या टू कैश अकाउंट। 8,000 का बिल, 500 नोटिंग, 8,500 ये बिल डिसऑनर हुआ। ए ने, सी ने इसकी एंट्री कर ली। अब इसकी एंट्री ए क्या करेगा? देखिए डेट निकाल लीजिए पहले, जो जुलाई 15 लिख दो। ए की एंट्री करेगा, ए ने भी वही वाला रूल अप्लाई करना है जो पीछे किया हमने अभी सी के केस में। डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल ए के लिए बी है, इसने बिल बी से लिया था, तो ये क्या करेगा? बी डेबिट। क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल, तो इसके तो पास है नहीं बिल, बिल सी के पास है, तो ये टू सी करेगा। और नोटिंग के लिए क्या होता है कि ये पेड बाय अ थर्ड पार्टी एट द अमाउंट ऑफ नोटिंग टू द अमाउंट ऑफ बिल, तो ये बिल के अमाउंट में जोड़ देगा क्योंकि इसने पे नहीं करी है। बी डेबिट टू सी, होल्डर सी है तो सी के अकाउंट में जोड़ देगा 8,500, 8,500। ठीक है, जो नोटिंग पे करता है वो उसकी एंट्री करता है टू बैंक या टू कैश करके, बाकी लोग उसको जोड़ देते हैं उसके बाद। अब आइए यहां पर फिर जुलाई 15 में ये क्या एंट्री करेगा? इसके लिए बीपी अकाउंट नंबर 3 डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। इसने बिल ए से लिया था तो ए को ही करेगा, इसके लिए तो हमेशा यही एंट्री रहती है। तो 8,000 का तो बिल था, 500 नोटिंग, 8,500 ये बिल डिसऑनर हो गया, तीनों की बुक में एंट्री हो गई। अब क्या लिखा है इसके आगे देखिए, ए क्लियर सीज अकाउंट इमीडिएटली, ए ने सी का अकाउंट उसी समय क्लियर कर दिया, तो क्या करेगा? जुलाई 15 में ही पेमेंट कर देगा सी को, तो करेगा सी डेबिट टू बैंक अकाउंट, सी डेबिट टू बैंक, ये एंट्री करेगा। कितना पेमेंट करेगा सी को? 8,500, 8,500 सी एंट्री करेगा इस बात की, क्या लिख देगा? ये बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया इसके पास, और टू ए से मिला है इसको, तो 8,500 रुपीज इसने लिखा। सी का अकाउंट क्लियर। अब सी को कुछ नहीं करना, अब आपस में इन दोनों की बात रह गई। देखिए अब क्या हुआ कि ए से रिक्वेस्ट करी बी ने कि आप मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दीजिए 3 महीने का, तो ए ने उस बात को मान लिया। तो जुलाई 15 में ए का एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट। अब नंबर डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको यही बिल है, पुराने वाले बिल तो सेटल हो गए। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ये नया बिल लिख देगा 8,500 जो अमाउंट ड्यू है विद नोटिंग चार्जेस। ये क्या करेगा? जुलाई 15 में ए डेबिट टू बीपी अकाउंट। अब यहां भी कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 बिल थे, तीनों बिल वो सेटल हो चुके पहले, एक डिसऑनर हो गया, बाकियों का पेमेंट हो गया। अब 3 महीने का बिल है, ड्यू डेट पर इस बिल को पेमेंट कर दिया बी ने, तो जुलाई 15 से आगे चलिए, जुलाई से आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 15 प्लस 3 18, तो अक्टूबर 18 में इसको पैसा मिल जाएगा। ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, ये 8,500 का बिल हो गया। और उसके बाद ये क्या करेगा? अक्टूबर 18 में बीपी अकाउंट डेबिट टू ए 8,500। तो देखिए ये आपका इस क्वेश्चन में हमने आपके लिए 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक से ज्यादा बिल ऑफ एक्सचेंज अगर 2, 3, 4 लिख दे जाए तो क्या होगा वो बता दिया आपको, जीएसटी का ट्रीटमेंट बता दिया, बिल का रिन्यूअल हो गया। अब आपका ऑलमोस्ट कोर्स फिनिश्ड हो चुका है, थोड़ा सा आपका एकोमोडेशन बिल बचता है, तो एकोमोडेशन बिल हम आपको और बता देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। देखिए एकोमोडेशन बिल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका आपसे नहीं पूछा जाएगा, यानी कि बिल लिखना, उसके एंट्री करना, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपसे कि किस तरह से इसको अकाउंट में ट्रीट किया जाता है, केवल आपसे थ्योरी इसकी पूछी जा सकती है। तो आपको बताते हैं एकोमोडेशन बिल होता क्या है। देखिए एकोमोडेशन बिल को हिंदी में बोलते हैं सहायतार्थ बिल, यानी कि एक दूसरे की सहायता के लिए लिखे गए बिल। जैसे सपोज ए को पैसे की जरूरत है और वो बी के पास गया कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए उधार, लेकिन बी के पास भी शॉर्टेज है पैसे की, तो बी ने कहा भाई देख मेरे पास पैसा तो नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता हूँ,
आप ऐसा करिए कि मेरे ऊपर एक बिल लिख दीजिए, मैं उसे एक्सेप्ट करके आपको देता हूँ, आप बैंक से पैसा ले लो, ठीक है। ये तो हो गया एक ही जरूरत। और ये भी हो सकता है कि दोनों को ही जरूरत हो, ए और बी को, दोनों को। तो फिर क्या करेंगे, दोनों की, जैसे ए को जरूरत है 50,000 की, बी को जरूरत है 25,000 की, तो फिर 75,000 हो गए दोनों की रिक्वायरमेंट। तो 75,000 का बिल लिखेंगे और बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे, और जो भी डिस्काउंट कट के पैसा आएगा वो आपस में अपने प्रोपोर्शन में बांट लेंगे। ड्यू डेट पर जिसने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है वो एक्सेप्टर को देगा, एक्सेप्टर्स बिल को जाके बैंक को पेमेंट करेगा, दैट्स इट, बिल का पेमेंट हो जाएगा। तो ये एकोमोडेशन बिल होते हैं जो एक दूसरे की सहायता के लिए लिखे जाते हैं। देखिए थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए आप, कि दोज बिल्स दैट आर ड्रॉन विदाउट एनी कंसिडरेशन जस्ट टू हेल्प ईच अदर आर नोन एज एकोमोडेशन बिल। यानी कि ऐसे बिल जिनके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि खरीदा बेचा कुछ नहीं किया है। देखिए जो खरीदने और बेचने के बाद लिखे जाते हैं बिल वो ट्रेड बिल होते हैं, जिसके हमने आपको अभी तक सारे क्वेश्चंस कराए। एकोमोडेशन बिल होते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपने कुछ परचेज सेल नहीं किया है, केवल आपने एक दूसरे की सहायता करने के लिए उस बिल को एग्जिस्टेंस में लाए हैं। दीज बिल्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट नहीं होता, आपने कुछ खरीदा बेचा तो है नहीं, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन या ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई है। दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज विंड बिल्स और काइट। इनको विंड बिल्स या विंड मिल्स या फिर काइट भी कहा जाता है। तो बस इतना ही अगर आप ध्यान रख लेंगे कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जो बिल लिखा जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट आर कॉल्ड एकोमोडेशन बिल, तो आपका काम बन जाएगा। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। ये 8 वीडियोस आप अच्छी तरह कर लें तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।